नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास करने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया और यहां पर इस समय चर्चा भी चल रही है। इस बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे नए सवेरे की तरह बताया। वहीं कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि इसे ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि वक्फ के लोग भूमाफिया की तरह काम करते थे। वहीं टीएमसी के नदीमुल हक ने कहा कि यह खतरनाक मिसाल कायम करेगा। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि मुसलमानों की इतनी चिंता तो जिन्ना ने भी नहीं की थी। और कल लोकसभा में वक्फ बिल पेश करने से ठीक पहले सरकार ने दो बड़े संशोधन किए। पहला संशोधन यह है कि संरक्षित स्मारकों को अब वक्फ घोषित नहीं कर सकते। दूसरा संशोधन है कि आदिवासियों की जमीन वक्फ घोषित नहीं हो सकती। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां वक्फ बोर्डों ने आदिवासी इलाकों की जमीनों पर दावा किया। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष फैला और जन आंदोलन भी शुरू हुए। इसी वजह से सरकार ने भविष्य में जमीन को लेकर ऐसे टकराव को टालने के लिए वक्फ बिल में संशोधन किए हैं। इससे सरकार ने यह संकेत भी दिया कि वो वक्फ कानून को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक पारदर्शी और संतुलित बनाना चाहती है। एक बात किरण रिजिजू जी ने क्लियर कर दी है, मैं खाली उसको रीइटरेट करना चाहता हूं कि ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जो एएसआई के जो अधीन आता है वो, और जो हमारी ट्राइबल लैंड शेड्यूल 5 और 6 की, दीज लैंड कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द वक्फ प्रॉपर्टी। इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया और ये मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके लिए एतराज होना चाहिए। ट्राइबल्स को संभालना, ट्राइबल्स की सैंक्टिटी को बनाए रखना, उनके अस्तित्व को बनाए रखना, ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन संशोधनों से वक्फ बिल से किसका कितना फायदा होगा, इसका विरोध महज राजनीतिक है या फिर इसकी कोई ठोस वजह भी है? इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा और साथ ही यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके के रहमान खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले शुरुआत अर्जुन मुंडा जी से करूंगा। अर्जुन मुंडा जी, स्वागत है आपका। शुरुआत इसी बात से कि ये जो आदिवासियों के लिए संशोधन लाया गया है कि आदिवासी इलाकों में जो ज़मीन है उस पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं आदिवासियों के लिए, क्योंकि आप आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं? देखिए, भारत सरकार ने जो वक्फ बिल लेकर के संसद में आए और फिर उसमें जो संशोधन हुआ, उस संशोधन से मैं समझता हूं कि वक्फ को भी और ट्राइबल को भी, जनजातीय समाज को भी, दोनों को लाभ मिलेगा। जनजातीय समाज के जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वक्फ में जो ज़मीनें ली जाएगी उसमें जनजातीय ज़मीन नहीं ली जा सकती है। जो आदिवासियों की ज़मीन है वो नहीं ली जा सकती है। और वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जब आप आर्टिकल 244 को देखेंगे तो उसमें यह कहता है कि जनजातीय ज़मीन का एलिनेशन नहीं होना चाहिए और ज़मीन उसके पास में बना रहना चाहिए। और ऐसे मामले जो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो राज्य के जनजातीय मामलों के, आदिवासी मामलों के, ऐसी समिति जिस समिति में कुछ नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, बशर्ते इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लैंड एलिनेशन को रोकने के लिए हो, लैंड एलिनेशन ना बढ़े, इसकी खास ध्यान रखना चाहिए। तो आर्टिकल 244 के आधार पर जब आप देखेंगे ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका मूल जो विषय है वो ज़मीन है। और इसलिए जो वक्फ में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ट्राइबल लैंड किसी भी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता है, ये अच्छा निर्णय
मैं समझता हूँ कि यह अच्छा संशोधन हुआ है। लेकिन मुन्ना जी, क्या ऐसा हुआ है कि जो अनुसूची है 5 और 6, उसमें जो नोटिफाइड लैंड है उसको कहीं वक्फ ने अपना क्लेम किया हो? क्या झारखंड में या अन्य राज्यों में इस तरह के मामले आए हैं जिसके चलते जरूरत पड़ी कि इस तरह का संशोधन किया जाए? कई जगहों में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले सामने आती है, क्योंकि लोग वक्फ के माध्यम से या ऐसी संस्थाओं के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ट्राइबल के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो उसके आधार पर कुछ जो भी सूचनाएं मिलती है, अब इस तरह के संशोधन होने से उसका लाभ ट्राइबल को भी मिलेगा और इस तरह के मामले में वक्फ भी सतर्क रहेगा। लेकिन मुंडा जी, इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। आप जानते हैं कि झारखंड में अभी जो विधानसभा चुनाव है वहां पर ये मुद्दा उठाया गया था कि घुसपैठ हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, और अब अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है वहां पर भी ये एक मुद्दा रहने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यदि आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, बिहार, अविभाजित बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, ये हब है ट्राइबल्स का। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट एक एरिया है, उसी तरीके से मध्य भारत का ये क्षेत्र ट्राइबल हब है। और इसमें खास तौर से आप यदि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, झारखंड के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि ट्राइबल अफेयर्स के एक मिनिस्टर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि ट्राइबल लैंड एलिनेशन, ट्राइबल जमीन पर कब्जा या ट्राइबल का जमीन का हस्तांतरण वैध या अवैध किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। वैध तो हो ही नहीं सकता, कानून ही उन्हें रोकता है। अवैध तरीके से भी हस्तांतरण ना हो, प्रशासन को इसके बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो प्रावधान है आदिवासियों वाला, इसको लेकर के कल असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति की थी। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि इससे तो काफी भेदभाव जो है वो बढ़ेगा। देखिए, ऐसा है कि ट्राइबल के कैरेक्टर पर डिफाइंड किए जाते हैं, ट्राइबल कोई रिलीजन पर डिफाइंड नहीं किए जाते हैं। इसलिए वो अगर ट्राइबल है भी तो एज ए रिलीजन किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दे सकते। ये वो गलत व्याख्या कर रहे हैं और गलत तरीके से कह रहे हैं। उसका फेथ हो सकता है कि वो मुस्लिम रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कोई और रिलीजन्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एज ए ट्राइबल कैरेक्टर वो इनहेरिट कर रहे हैं। तो ट्राइबल कैरेक्टर के अनुसार जो डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मुंडा जी, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वक्फ संशोधन बिल को लाना जरूरी था? क्या इसे अभी लाना ही जरूरी था? ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि इसको तुरंत लाया गया? देखिए, जो वक्फ का उद्देश्य है वो सबके जानकारी में है, और कल बहस में बहुत सारी बातें सामने आई है कि जिसको लाभ मिले वक्फ प्रॉपर्टी के माध्यम से, उसके बहुत सारे प्रावधान इस तरीके से है, लेकिन उन सारे प्रावधानों को कभी भी डिफाइन नहीं किया गया, कभी भी इलोबरेट नहीं किया गया। आज जो वक्फ बिल आया है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आया है कि देश के सभी ऐसे मुस्लिम भाइयों को जो वक्फ के माध्यम से लाभ मिलना चाहिए उसके वो हकदार हो सके। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको देखा गया, और आज के दिन में जरूरत है। अब दुनिया में कुछ जगह में अपने अपने ढंग से चर्चा हो रही है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पाबंदियों के इतनी बंदिशें लगा देते हैं कि महिलाओं का एजुकेशन नहीं होना चाहिए, महिलाओं को इस तरीके से चलना चाहिए। और पिछले दिनों कई इस तरह के घटनाएं भी और इस तरह की बातें भी उभर करके सामने आई, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा कि एक साहसिक कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए एक तलाक संबंधित जो एक कहा जाए कि आज के दिन में कितनी बड़ी विडंबना थी, उससे हमारे मुस्लिम बहनों को मुक्त किया, एक कानून बनाया गया। एक संशोधन और भी है मुंडा जी, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि ऐतिहासिक इमारतें, उनका जो संरक्षण किया गया है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उन पर वक्फ दावा नहीं कर सकेगा। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई इमारतें हैं जिन पर पुराना किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा है, सारी शामिल हैं जिन पर दावा किया जाता रहा है। नहीं, देखिए वो उस जमाने में निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों को ये माना जाता था कि ये अच्छी देखभाल करेंगे, लेकिन उसका देखभाल करने के बजाय किस तरीके से हरास हुआ है ये भी सबके जानकारी में। अब गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों को कैसे ठीक ढंग से देखभाल करे, इसके लिए ये संशोधन में लाया गया है कि अब ये वक्फ के अंडर में नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन मुंडा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। और अब चलते हैं के रहमान खान साहब के पास। वो यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के उपसभापति भी रह चुके हैं। आपका स्वागत है सर एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहिए, कल भी हमने सारे भाषण सुने, काफ़ी तीखा विरोध विपक्ष का है। क्या प्रमुख कारण है जिसके चलते विपक्ष को लगता है कि ये बिल नए कानून में नहीं बनना चाहिए? देखिए, ये बिल 2013 में पारित हुआ था और ये जेपीसी से पारित हुआ था और सेलेक्ट कमेटी से पारित होके जो 2013 में बिल आया और अब जो कानून बना है। तो आज इसकी क्या ज़रूरत पड़ी बग़ैर कंसल्टेशन के, बग़ैर किसी की नोटिस के, या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन लिए बगैर, बिकॉज 99% इट इज़ रिलेटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनसे भी इजाज़त नहीं कि बिल में हम ये चेंजेस करने वाले थे। ये होता है कि जब कभी भी एक मसूदा सामने रहता है तो उसके ऊपर डिस्कशन चलते हैं। ये ऑल ऑफ ए सडन ये लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जबकि जेपीसी को जो 2013 में जब बिल आई थी जेपीसी, इसके 7 साल 8 साल डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि ये वक्फ के जो प्रावधान अब लाए हैं और जो थे वो चेंज कर रहे हैं, इससे वक्फ को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप कह रहे हैं वक्फ को इससे नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान होगा आपके हिसाब से? क्या नुकसान हो सकता है वक्फ को ये कानून बनने से? देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी ये किया है कि जो वक्फ लैंड, इट इज़ नथिंग, गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। सम इंडिविजुअल्स गिव फॉर चैरिटी पर्पस। आप इस पे नियंत्रण करने की नहीं है, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, मगर आप जो कर रहे हैं कि जो आपके कब्जे में है उसको कंप्लीट गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको क्या हक है? इट इज़ नॉट गवर्नमेंट लैंड, इट इज़ समबडी, सम इंडिविजुअल हैज़ गिवन। तो आप क्यों इसको, आप जो अनरजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टीज हैं जो क्लेम है, उसको आप कंप्लीट अपने कब्जे में ला रहे हैं? कैसे? बगैर इसके वो नोटिस के और रीज़न दे के क्यों आप ले रहे हैं? और वक्फ का जो है, दी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक का वक्फ के बदला नहीं सकते आप। अगर वक्फ, ये हमारी बात, कोई ये नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। तो ये सब आप, ये ऑल ऑफ ए सडन ये सब ऐसे चीज़ों को चेंजेस ला रहे हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार जो वक्फ है वो हमेशा वक्फ रहता है, लेकिन सरकार का कहना है कि मुसलमानों की संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि इस तरह से होगा। नो, आपने कहा है ना कि जो गवर्नमेंट के हज़ारों लाखों हज़ारों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट के कब्ज़े में है अभी इलीगल। तो जब वो, एंड इट इज़ नोन, इट इज़, इसके ऊपर डिस्कशन 20-25 साल से चल रहा है। उसमें एक गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है कि अगर वक्फ की जगह है तो वापस दे दो। मगर आज आप क्या कर रहे हैं, जो आपके जो प्रोविजंस ला रहे हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट के नाम पे वो जगह है, अगर वक्फ की हुई है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी, आपको हक ही नहीं है।
ये कैसा कानून है? नहीं, लेकिन सरकार ने तो ये स्पष्ट किया है रहमान साहब की पिछली तारीख से नहीं होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। जी नहीं, प्रॉस्पेक्टिव क्यों कैसे ले लेंगे आप? वन से वक्फ ऑलवेज से क्लब के कैरेक्टर को कैसे चेंज कर रहे हैं? आप और मैं कौन होते हैं? बिकॉज कोई एक आदमी चैरिटी के लिए कुछ ज़मीन या कुछ पैसे या कुछ दिया है तो उसका एक पर्पस देता है, ये कि बेनिफिशियरीज रहते हैं उसके बाद, तो उनको आप बाय योर लॉ यू आर स्टॉपिंग द बेनिफिट विच शुड गेट परपेचुअली। ये donor is use the donation for perpetually. Now suppose if you take away that perpetuality, then you are nobody to discontinue that perpetuity. कल लेकिन रहमान साहब जो लोकसभा में चर्चा हो रही थी, सरकार की ओर से ये आरोप लगाया गया कि यूपीए सरकार के समय में संशोधन किया गया था और कई जमीन थी, सरकारी जमीन भी थी जिसमें शामिल, उसको वक्फ को दे दिया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? आप दी होल एक्सरसाइज जो हो रहा है 25-30 साल से कि लाखों एकड़ ज़मीन है वो नाजायज़ कब्ज़े में है, इट इज़ इलीगल ऑक्यूपेशन। ना हाउ टू टेक इट बैक एंड यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पस, ये कहीं जिक्र ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गरीबों को दे रहे हैं और दूसरे जो गरीब मुसलमान को दें, कहाँ से दे रहे हैं आप? कहाँ से देंगे? क्योंकि ईच वक्फ इज़ एन इंडिविजुअल वक्फ, वो पर्पस लिखा हुआ है देने वाला डोनर। अब वो डोनर फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई दैट इनकम फॉर दैट पर्पस फॉर विच डोनेशन हैज़ बीन गिवन। यू आर ओनली ए रेगुलेटर एंड यू आर ओनली ए मैनेजर। जी, आप ये फंडामेंटल थिंग्स को कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि आप हुकूमत है, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। एक ये भी संशोधन रखा गया है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन वाली संपत्तियां हैं, इनको वक्फ की संपत्ति करार नहीं कर सकते। देश भर में आप जानते हैं ऐसी कई संपत्तियां हैं, तो इस मामले में अब आगे क्या होगा? देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, जो पुराने इमारतें हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने का उनका काम है। उनका काम प्रोटेक्शन का है। अगर जब वो जो वक्फ जो प्रॉपर्टी जो है उसका कुछ मकसद है, कोई पूजा का है या इबादत का है या ये है, वो आप नहीं रोक सकते ना। हज़ारों साल पहले अपने सवाब के लिए कोई भी आदमी उसको वक्फ दे कहता है, वो काम तो करना ही है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज टू प्रोटेक्ट द एंसेंट मॉन्यूमेंट। ये नहीं कि पर्पस अगर कहाँ कोई दरगाह है वहाँ फातिहा दिलाना है, तो आप कैसे कौन से कानून से रोक सकते हो? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए किया क्या आपत्तियां हैं विपक्ष की वक्फ संशोधन बिल को लेकर। धन्यवाद आपका। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।